अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू कि क्वांटम जो फिजिक्स आती है ना, उसमें एनर्जी के हमारे पास मल्टीपल फॉर्मूलाज आते हैं। वन इज एनर्जी मास इक्वेशन की बेसिस पे E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये हमारे पास आता है जब हम लाइट की ड्यूल नेचर को डिस्कस करते हैं ना, कि लाइट एक्ट्स एज अ फोटोन। तो E इक्वल्स टू एच एफ की इक्वेशन वहां से आती है। ये इसी की ही फर्दर डेरिवेशन है कि E इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा। ठीक है, क्योंकि अगर आप F को देखो तो F किसके इक्वल आता है, C ओवर लेमडा के हमारे पास इक्वल आ रहा होता है। तो हमने बस उसकी वैल्यू पुट की, उसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो तीसरी इक्वेशन है, ये मोमेंटम और स्पीड ऑफ लाइट की बेसिस पे आ रही होती है हमारे पास। E is equals to PC। The equation that I have written in front of you, जो उसने डायरेक्ट ने भी जिस इक्वेशन के थ्रू हेल्प आउट लिया था, उसके अंदर भी यही चीज डिस्कस हुआ था कि इसी इक्वेशन की फॉर्मुलेशन थी हमारे पास। ठीक है, और बल्कि सॉरी, एक और इक्वेशन भी होती है जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि E is equals to PC भी होता है, एंड P is equals to H over lambda भी होता है। सो दीज आर ऑल द क्वांटम फिजिक्स इक्वेशंस जो कि वेव नेचर, जो हमने वेव फंक्शन पीछे ऊपर पढ़ा भी था ना, कि पार्टिकल्स की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें भी हमने पढ़ा हुआ था। आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस डायरेक्ट रिलेशन। ये उसने हमें क्या कहा था, इट वाजंट गिवन बाय डायरेक्ट, बट ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये रिलेशनशिप आता है। वो कहता है कि हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू 1/2 mv²। अगर मास को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, इट वुड बिकम m²v² ओवर 2m। ठीक है, एम वी किसको शो कर रहा होता है, मोमेंटम को, तो m²v² किसको शो करेगा, मोमेंटम के स्केयर को, ओवर 2m। Then Dirac worked on a relationship and he concluded the energy of the particle, which could be any particle, proton, electron, किसी भी वे में। He came up with the equation where he gave us the square root of m²c4 and the momentum into c square। इसमें जो पॉजिटिव पार्ट था, दैट वाज फॉर द पार्टिकल्स, और जो नेगेटिव आंसर है दैट इज फॉर द एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर के लिए। एंड ये रिजल्ट्स प्रूव भी हुए थे कि जब कॉस्मिक रेस को क्लाउड चैम्बर के अंदर स्टडी किया था, तो पॉजिट्रॉन को फर्स्ट टाइम वहां पे ऑब्जर्व किया गया था। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये चीज बता दी थी कि मैटर और एंटी मैटर या पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं हर जगह पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जस्टिफाई करने के लिए। बट ये इतना शॉर्ट टर्म होता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते और हम उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं कर पाते। बट जब कॉस्मिक रेस को डिस्कस किया गया था, कॉस्मिक रेस पता ना कौन सी होती हैं, द रेस जो हम स्पेस से हमारे पास आती हैं, उनको जब क्लाउड चैम्बर के अंदर स्टडी किया तो उसमें पॉजिट्रॉन को फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था, और उसका जो रिजल्ट आ रहा था वो नेगेटिव ऑफ दिस इक्वेशन को के साथ के अकॉर्डिंगली वो जस्टिफाई कर रहा था। तब डायरेक्टली इस इक्वेशन को क्वांटम फिजिक्स में ऐड किया गया था कि हम पार्टिकल की एनर्जी बाय पॉजिटिव ऑफ दिस स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, और एंटी पार्टिकल की एनर्जी बाय नेगेटिव ऑफ दिस पार्टिकल जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। यस सर। अब नीचे वाले पैराग्राफ में उसने ये डिस्कस किया हुआ है कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल जो है, उन सबका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मास क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है, सॉरी, जो नेचर ऑफ चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, पॉजिट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू -31 है, तो पॉजिट्रॉन का मास भी कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। बट उसके ऊपर जो है जो चार्ज होगा, अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो पॉजिट्रॉन के ऊपर क्या होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। एंड वी कैन नॉट से कि दिस पॉजिट्रॉन हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटॉन्स। पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। यस सर। तो बाकी सब थ्योरी के अंदर उन्होंने ये डिस्कस किया, यू कैन रीड इट ओनली ऑन, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स को डिस्कस किया हुआ है। ये जो बेटा एनर्जीज लिखी हुई है ना, ये होता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर, आपकी इसमें एडेड नहीं है, बट एनिहिलेशन ऑफ मैटर होता है हमारे पास। एनिहिलेशन ऑफ मैटर बेसिकली यस ये सर, आ था गए। कि जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और हमने कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन पढ़ा था पीछे, अगर आपको याद हो, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियॉन नंबर वेरी नहीं होता, डॉटर वो
बिफोर एंड आफ्टर। और कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन के अंदर हमने बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव डिके के साथ न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज की एमिशंस पढ़ी थी, जो कि हमने कहा था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वैलिडेट करने के लिए वो आ रहा है। सिमिलरली ये एनिलेशन ऑफ मैटर होता है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए। और जब वो एनिलेट होते हैं तो हमारे पास जो है ना 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जाउस पता नहीं ऐसे करके बहुत मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मासेस सेम है, प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन मासेस सेम है, न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन मासेस सेम है। और उनकी जो रेस्ट मास इक्वेशंस हैं, सॉरी रेस्ट एनर्जी है, वो भी सबकी क्या होती है हमारे पास सेम होती है। अब जो एनिलेशन ऑफ मैटर विच आई एम डिस्कसिंग टू यू राइट नाउ, एनिलेशन ऑफ मैटर जब हम क्वांटम फिजिक्स को डिस्कस करते हैं ना, एनिलेशन ऑफ मैटर जो है, सॉरी एनिलेशन ऑफ मैटर नहीं, पेयर प्रोडक्शन, सॉरी आई मिस्टेकनली सेड एनिलेशन ऑफ मैटर। पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना वो 0.51 होती है। तो अ, अच्छा छोड़ो इसको, इतनी डिटेल में उन्होंने यहाँ पे एज इट इज उसकी बात भी नहीं की हुई। यहाँ पे उन्होंने स्पिन मोशंस को डिस्कस किया हुआ है, इधर उन्होंने फर्मियंस और बोसॉन्स को डिस्कस किया हुआ है। फर्मियंस और मोजॉन्स जो है बोसॉन्स जो हैं उनका सिर्फ आपस में रिलेशनशिप आपकी अंडरस्टैंडिंग इतना ही है इम्पोर्टेंट कि जो जिनका इंटीजर स्पिन जो होता है हमारे पास, वो अगर इंटीग्रल मल्टीपल में है। स्पिन किसकी बात हो रही है ये हमारे पास, किसकी स्पिन की बात हो रही है? अहमद। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज एसिमेट्री ऑफ मैटर, सॉरी कहाँ पे है, मैंने अभी स्क्रीन वहां तक नहीं लेके गया। अच्छा, जो ये एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर है ना, इसके अंदर उसने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। उसने एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि इसकी बेसिस पे हम एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हुई हैं, एक सी सिमेट्री और एक पैरिटी। पहले तो मेरा ये प्लान था कि आई वुड गो इन डिटेल टू दैट, बट हम सिर्फ सिंपल बेसिक्स पे रहेंगे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसमें उन्होंने डिस्कस करने को क्या बोला। अच्छा, जब एसिमेट्री ऑफ मैटर एंटीमेट्रिक के अंदर हम बेसिकली ये स्टडी कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को जो हमने बात की कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल हम ऑब्जर्व, जो उनके एंटी पार्टिकल्स हैं पॉजिट्रॉन और ये तमाम चीज़ें, हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि ये ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनिहिलेट हो जाते हैं फौरन से। पेयर प्रोडक्शन आपकी तकरीबन हर जो है स्टेप के अंदर होती है, बट हम उनके एंटी पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते रिएक्शन के अंदर, बिकॉज वो इतनी फास्टली वो जनरेट होते हैं और एनिहिलेट हो जाते हैं कि हम उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं कर पाते। तो इसकी बेसिस पे देन द साइंटिस्ट केम टू डिस्कस कि अगर जब जो बिग बैंग थ्योरी को जब डिस्कस करते हैं, जो एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स को डिस्कस करते हैं, तो ये कहते हैं कि इफ एवरी पार्टिकल हैड और एवरी मैटर हैड एन एंटी मैटर, तो व्हाई हाउ जो है ना यूनिवर्स केम इनटू बीइंग। तो अगर मैटर, और क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं और एंटी पार्टिकल्स है ना, फ्यूजन रिएक्शंस और इन तरह में स्टार्स या कॉस्मोलॉजी के अंदर बहुत इजीली रीडेबल होते हैं, बट हम उसको अर्थ पे नहीं कर पाते। तो जब ये सब कुछ हुआ, तो ये सब ये मतलब इसकी एग्जिस्टेंस, मतलब अर्थ पर यूनिवर्स बनी ही क्यों, ठीक है। तो उसकी बेसिस पर उन्होंने ये बोला कि हमारे पास एक सी सिमेट्री एंड पैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम उसको माइंड में रखें तो सी सिमेट्री एंड पैरिटी के भी जो एंटी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी बेसिस पे देयर वर सम पार्टिकल्स जो सेपरेट आउट हो गए थे फ्रॉम देयर एंटी पार्टिकल्स, जिसकी वजह से यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या हुआ था कि ये जो सीपी सी सिमेट्री एंड पैरिटी जो है, इसकी वॉयलेशन की बेसिस पे हमारी यूनिवर्स की क्या है एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल हो पाई, क्योंकि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल है। और अगर वो, और ये जब जहां पे भी एग्जिस्ट करेंगे वो फौरन से एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एनिलेट कर देते हैं। अब इस एनिलेशन की वजह से
हमारे पास यूनिवर्स तो बननी नहीं चाहिए थी, बट हमारे पास जो है यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। और वो जो था उसकी वजह से यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट हमारे पास यूनिवर्स है, और मतलब हम वी आर द बीइंग ऑफ इट। तो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द सीपी वॉल्यूशन। अब सीपी वॉल्यूशन जो है उसमें यही था कि डिके प्रोसेस की मतलब ये प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी में ये होता है ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। तो क्वांटम मैकेनिक्स हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिस्टिक नेचर की होती है, कि प्रोबेबिलिटीज इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। एक चीज की अगर हो रही है तो दूसरी चीज नहीं होगी, अगर दूसरी चीज हो रही है तो पहली चीज नहीं हो रही है। सैमल्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा एग्जिस्ट कर रही होती है। तो उन्होंने बोला कि सीपी वॉल्यूशन की बेसिस के ऊपर जो है वो ये सब कुछ एग्जिस्ट करेगा। अब मैं सबसे पहले तुम्हें सी सिमेट्री और जो है पैरिटी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो सी सिमेट्री होती है, सी का यहाँ पे हमारे पास जो मीनिंग आ रहा है वो चार्ज के मीनिंग में आ रहा है, ठीक है। कि जब सी सिमेट्री बेसिकली डील्स करती है चार्ज की ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब किसी भी पार्टिकल की इनटू इट्स एंटी पार्टिकल की। तो जो सी सिमेट्री है वो एज्यूम करती थी कि कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स शुड रिमेन्स अनचेंज इफ पार्टिकल्स आर रिप्लेस्ड बाय एंटी पार्टिकल्स। अब ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब सीपी वॉल्यूशन में जाएंगे तो उसको अंडरस्टैंड करके यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस हमें समझ में आएगी। पहला क्या है, सी सिमेट्री में सी किसको इंडिकेट कर रहा है, चार्ज को एग्जिस्ट, चार्ज को डिस्कस कर रहा है। चार्ज भी किसकी, चार्ज की कॉन्जुगेट पढ़ा हुआ है ना मैथ्स के अंदर, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सर बेसिकली ऑपोजिट एक चीज का ऑपोजिट। उल्टा करता है। अगर 3 + √5 है तो उसको कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - √5। यस सर। ठीक है। अब सी सिमेट्री हमें ये कहती थी कि चार्ज कॉन्जुगेशन रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल इनटू इट्स एंटी पार्टिकल। और वो ये अज्यूम करती है, सी सिमेट्री ये अज्यूम करती है कि लॉज ऑफ फिजिक्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा इफ पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय द एंटी पार्टिकल। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन से रिप्लेस कर दूं, या पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास इफेक्ट रिजल्ट, अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म कर रहा हूँ एंड आई एम यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दैट एक्सपेरिमेंट एंड आई रिप्लेस इट विद अ पॉजिट्रॉन, आई वुड हैव नो इफेक्ट ऑफ इट ऑन द रिएक्शन। ठीक है। बट रियलिटी में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कि सीपी वॉल्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। रियलिटी में क्या होता है, दिस सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड सर्टन इंटरेक्शंस में ये वॉयलेट भी होती है हमारे पास। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस की हम लोग जब भी बात करते हैं ना, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में क्या आता है हमारे पास, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे पास। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में कौन सा आता है, न्यूक्लियस आता है हमारे पास, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की इंटरेक्शंस आती हैं। तो सी सिमेट्री समझ में आ गया क्या होती है, यस सर। क्या होती है बताओ जरा। सी सिमेट्री में बेसिकली सर हमने ये एक बात डिस्कस की ना कि अगर हम एक पार्टिकल को उसके एंटी पार्टिकल के साथ चेंज कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हाँ, जो पैरिटी है, पैरिटी डील करती है जो हमारे एक्सेस नहीं होते, आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, हम एक्सेस का वर्ड यूज नहीं करते, उसमें स्पेशल इन्वर्जन का वर्ड यूज करते हैं। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, पैरिटी डील करती है कि जैसे कॉन्जुगेशन ऑफ चार्ज के अंदर वो कहते हैं ना कि अगर हम पार्टिकल को एंटी पार्टिकल से रिप्लेस कर दें, पैरिटी हमें ये कहती है कि अगर हम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं, यानी एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं, और हम एक्सपेरिमेंटेशंस में उनको इन्वर्ट कर दें, दैट इज स्पेशल इन्वर्जन ऑफ अ सिस्टम कर दें, तो भी लॉज ऑफ फिजिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी एक्स का कोऑर्डिनेट -x से, वाई का -y से, एंड z का -c से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगेन ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, और ये वॉयलेट होती है डिफरेंट इंटरेक्शंस के ऊपर। तो इनकी जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या नाम दिया जाता है, सीपी सिमेट्री का नाम दिया जाता है। ठीक है। यस सर। तो अब लेट मी टेक यू टू द बुकिश लैंग्वेज की उन्होंने क्या बात की हुई है यहाँ पे। आई डोंट, स्क्रीन तो विजिबल नहीं है ना आपके पास। यस सर। अच्छा, अब ये लिखो, एज वी नो दैट अ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल आर चार्ज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दैट इज अ पॉजिटिव and a negative pair. Hence, whenever in any reaction, if a pair of particle and antiparticle is made, law of conservation of charge requires this conjugation, which is known as C symmetry.
Also, the particle antiparticles are like mirrors to each other, like the inversion of nuclear spatial coordinate. ये spatial coordinate की inversion आ गई, which is known as parity. और इनकी collectively हम charge conjugation and parity को क्या नाम दिया जाता है? CP symmetry का नाम दिया जाता है. CP symmetry के अंदर, बल्कि सॉरी, उसने क्या, a simple depiction of charge symmetry and parity is shown in figure 4.3. Then why the antimatter is so rare if the matter and antimatter are conjugates of each other और possibility होती है. अब उसमें अब वो वाला पॉइंट है जो मैंने आपको डिस्कस स्टार्ट में कराया था कि ये इंटरेस्टिंग पैराग्राफ था. What happened to the antimatter step? The answer lies in the early universe. The most accepted theory that the creation of universe is through a big bang. और जब बिग बैंग हुआ तो ऑब्वियसली मैटर और एंटी मैटर दोनों ही बना होगा. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, about 13.7 billion years ago an explosion took place with creation of matter and anti matter in perfectly equal amount with CP symmetry. But this symmetry, इस सिमेट्री की बेसिस के ऊपर मैटर और एंटी मैटर को तो फौरन से क्या हो जाना चाहिए था? Right. एनालाइट हो जाना चाहिए था. यूनिवर्स को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, बट हमारी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है. सो वो जो मैंने वॉयलेशन बताया आपको, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द सीपी वायलेशन. बट द रियल universe has the excess matter which formed by surviving this annihilation is due to CP violation. अब CP violation क्या है? Is a phenomena where the same decay process has a different probability for a different particle than for an antiparticle. यानी particle की annihilation की probability कुछ और होगी, antiparticle की annihilation की probability वो जो है क्या होगी, different होगी. So in particle physics, it is the violation of the combined conservation law, that is charge conjugation and parity by weak forces, जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था. The CP violation seems to be the main cause of this asymmetry in the universe, जिसकी वजह से हमारी जो यूनिवर्स जो है has came into being. ठीक है. Yes, sir.